औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम ग्रुप मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि सभी ग्रुप मेंबर ठीक होंगे और इस कोर्स को सीखने के लिए मोटिवेटेड होंगे। आज हमारे इस गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स की दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसईओ क्या है, एसईओ क्यों की जाती है। फिर इसके बाद एसईओ की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ को डिस्कस किया था। फिर हमने एसईओ करने की जो टेक्निक हैं उनको डिस्कस किया था, जिसमें एक ब्लैक हैट एसईओ थी और सेकंड वाइट हैट एसईओ थी। और इसके साथ हमने गेस्ट पोस्टिंग के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे स्टार्ट होती है, शुरू में इसका आगाज़ कैसे हुआ और वक्त गुजरने के साथ साथ गेस्ट पोस्टिंग कैसे प्रोग्रेस करती चली गई और आज इस गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स से बहुत से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हु वांट गेस्ट पोस्ट कौन करवाना चाहता है, हु गेस्ट पोस्ट करता कौन है। फिर इसके बाद गेस्ट पोस्टिंग के बेनिफिट क्या है कि जब गेस्ट पोस्ट करवाई जाती है तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं और गेस्ट पोस्टिंग के बेनिफिट क्या होते हैं। इस गेस्ट पोस्टिंग करवाने से क्लाइंट को क्या फ़ायदा होता है, एडमिन को क्या फ़ायदा होता है। फिर इसके बाद मैं और आप जो एज ए फ्रीलांसर वो गेस्ट पोस्ट करवाते हैं, हमें इसका क्या फ़ायदा होता है और हम कैसे इस गेस्ट पोस्टिंग से अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप गेस्ट पोस्टिंग के वर्ड से वाकिफ़ हैं, गेस्ट मीन मेहमान और होस्ट मीन मेज़बान। यहाँ पे जो गेस्ट होता है वो हमारा क्लाइंट होता है और जो होस्ट है वो एडमिन है। शुरू में ये होता था कि लोग ये जो गेस्ट पोस्ट थी ये फ्री में करते थे। कुछ लोग कंटेंट लिखते और कुछ लोग उसको पोस्ट कर देते अपनी वेबसाइट पे, उनसे कुछ भी चार्ज ना करते। तो चूँकि लोग दूसरी वेबसाइट पे जाके अपना कंटेंट पब्लिश करवाते थे और एज ए मेहमान वहाँ पे पहुँचते थे, तो इसलिए इसको गेस्ट पोस्ट यानी मेहमान की पोस्ट का नाम दिया गया। तो इसी से हमने इसका गेस्ट पोस्टिंग नाम रख दिया। शुरू में चार्ज नहीं करते थे, लेकिन बाद में लोगों ने इसके लिए चार्ज करना भी शुरू कर दिया। जो गेस्ट पोस्ट में क्या चीज़ पोस्ट की जाती है, उसमें कंटेंट पोस्ट होता है, जो भी आपने लिखा हो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर, किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप फैशन के बारे में लिखते हैं, यानी 2022 में जो फैशन का ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर आप कुछ कंटेंट राइट करते हैं या फिर आप ब्लॉग राइट करते हैं या फिर आर्टिकल राइट करते हैं। ये नाम डिफरेंट हैं लेकिन सभी का मतलब एक ही है। कुछ लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि कंटेंट क्या है, ब्लॉग क्या है और आर्टिकल है क्या है। ये सभी एक ही चीज़ है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप एक एग्जांपल की मदद से समझिए। फॉर एग्जांपल कि ये आपकी एक वेबसाइट है
आपने इसके लिए एक आर्टिकल लिखा, एक ब्लॉग लिखा, और उस ब्लॉग को लिखने में आपने अच्छे अच्छे टैगलाइन भी यूज़ किए, अच्छी अच्छी हेडिंग भी आपने दी। इसके बाद उसकी एसईओ भी अच्छे तरीके से की। जैसा कि कल का जो लेक्चर था प्रीवियस, उसमें मैंने आपको बताया था कि एसईओ की 3 टाइप होती हैं। तो इसमें हमने ऑन पेज एसईओ अच्छे से की, और ऑन पेज एसईओ में हम हेडिंग को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, टैग को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन पे अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं, पिक्चर को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आ जाती थी ऑन पेज एसईओ में। अब आपने कंटेंट लिखा, उसकी एसईओ अच्छे से की, और उसको जाके आपने अपलोड कर दिया, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, और आप उस वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं कि लोग आके मेरे लिखे हुए कंटेंट को पढ़ें, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद वहाँ पे ट्रैफिक नहीं आती। तो फिर इसका हल है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिसमें हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसे पिंटरेस्ट है, फिर कोरा है, उन पे जाके, कोरा पे जाके हम दूसरों के सवालात के जवाब देते हैं जो भी वहाँ पे कोई पोस्ट करते हैं, हमारे फैशन के रेलिवेंट, यानी कि आपकी वेबसाइट फैशन के ऊपर है तो फैशन के रेलिवेंट वहाँ पे लिखे हुए कंटेंट के ऊपर आप सवालों के जवाब देंगे, और वहाँ पे आप कहेंगे कि अगर आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपना लिंक लगा देंगे, तो वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आपके ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे आके वो आकर कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो ये मेथड है। इससे भी हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं दूसरी वेबसाइट पे जाके, और ये ऑफ पेज एसईओ में आता है। चूँकि हम गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हम ऑफ पेज एसईओ में जो एक पॉइंट है हमारा, जो कि कंप्लीट फील्ड बन चुकी है, गेस्ट पोस्टिंग, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने आर्टिकल लिखा, एसईओ अच्छे से की, लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही। हम चाहते हैं ट्रैफिक आए और फिर हमें उससे फ़ायदा मिले, कि यानी जो बिज़नेस हम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें हमें अच्छी रैंकिंग मिले, अच्छी प्रमोशन हो, हम अच्छा बिज़नेस कर सकें। तो उसका हल है ऑफ पेज एसईओ। इसके लिए क्या करेंगे, अब ऑफ पेज एसईओ में चूँकि हमने गेस्ट पोस्टिंग करनी है, तो हम इसमें इस तरह करेंगे कि इसमें जो पहले हमने आर्टिकल राइट किए थे, अब हम फिर एक आर्टिकल राइट करेंगे। जैसे पहले हमने टैगलाइन को, हेडिंग्स को, उनको ऑप्टिमाइज़ किया। आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, ना तो टैगलाइन को ऑप्टिमाइज़ करना है, ना ही आपने पिक्चर को ऑप्टिमाइज़ करना है। जस्ट आपको बताने के लिए कि इसमें होता क्या है, और एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के अलावा जो ऑन पेज एसईओ, उसमें क्या क्या चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब जो आपने आर्टिकल लिखना है, पहले तो आप आर्टिकल लिखते थे, अपनी इस वेबसाइट पे पोस्ट कर देते थे, लेकिन कोई ट्रैफिक नहीं आई, हमें कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार आपने इसके ऊपर अपना कंटेंट पब्लिश नहीं करना, अपने ब्लॉग के ऊपर आप कंटेंट पब्लिश नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे कि एक और वेबसाइट जिसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग आकर कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसका डीआर अच्छा है। यहाँ पे मैंने मिसाल ले ली, प्रो पाकिस्तान, ये एक साइट है। यहाँ पे जो हैंड है, ये मैंने एक ट्रैफिक को शो करने के लिए यहाँ पे ज़ाहिर की कि यानी इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लोग आकर कंटेंट पढ़ते हैं, और फिर उसके मुताबिक हमारा जो अल्टीमेटली एट लास्ट मकसद होता है वो भी पूरा होता है। तो हम इस वेबसाइट के साथ रब्ता करेंगे। कैसे रब्ता करेंगे, ये हमारी साइट है, इसके ऊपर तो हमने अब कंटेंट पब्लिश नहीं करना, ये क्रॉस का निशान ज़ाहिर कर रहा है। अब हम इस वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं, हम क्या करेंगे, ये एडमिन है इस वेबसाइट का, जो कि प्रो पाकिस्तान है, मिलियन में इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। हम इसके साथ कांटेक्ट करेंगे और इससे कहेंगे कि हम आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश करवाना चाह रहे हैं।
तो हम इसके साथ राब्ता करेंगे और इससे कहेंगे कि ये जो हमारा आर्टिकल है आप इसको अपने इस साइट के ऊपर पब्लिश कर दो जिसके ऊपर मिलियन में ट्रैफिक है। तो ये साहब क्या करेंगे, हमसे वो आर्टिकल लेंगे और अपने इस वेबसाइट जो कि फॉर एग्जांपल प्रो पाकिस्तान लिए तो इसके ऊपर वो कंटेंट पब्लिश कर देंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, ये आर्टिकल अब हमने यहाँ पे पोस्ट नहीं किया बल्कि हमने इस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया। फिर क्या होगा कि जब इसके ऊपर पोस्ट कर देंगे और साथ हम क्या करेंगे, इसको एक लिंक देंगे, एडमिन को हम एक लिंक सेंड करेंगे जो कि हमारी वेबसाइट का होगा और ये हमारा आर्टिकल है। अब ये हमने कहाँ पे पोस्ट किया है, ये हमने यहाँ पे पोस्ट किया है और उसको जब हम ये लिंक देंगे तो वो क्या करेंगे कि हमारी वेबसाइट जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो लिंक है हमारा, जो कंटेंट हमने प्रो पाकिस्तान वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया उसमें जहाँ हम चाहेंगे किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के नीचे उस लिंक को वो लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, अपनी गेस्ट पोस्ट दूसरी साइट पे जाके पोस्ट करवा दी। अब क्या होना है, हमें फ़ायदा जो मिलेगा, क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, इतना प्रोसीजर हमने क्या किया। अब वो बड़ी साइट है, उसका डीआर भी अच्छा है, उसके ऊपर ट्रैफिक भी अच्छी आ रही है। अब जब लोग आकर उस वेबसाइट को सर्च करेंगे गूगल पे जाके और वो वेबसाइट जो होगी वो टॉप पे शो होगी, जैसे लोग आकर उसको वेबसाइट को सर्च करेंगे, क्योंकि उसको काफ़ी लोग पहले सर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक है, तो जैसे वो सर्च करेंगे उसका नेम या उसका स्पेसिफिक टॉपिक जाके गूगल पे लिखेंगे तो गूगल उस वेबसाइट को क्रॉल करेगा। जब वो स्क्रॉल करेगा तो उस वेबसाइट के अंदर उसके लिखे हुए कंटेंट के अंदर हमारी वेबसाइट का उसको लिंक मिलेगा। जब हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा तो वो हमें अच्छे पॉइंट देगा, यानी कि हमारी भी अथॉरिटी बिल्ट होगी। जैसे कि आपका किसी अपने इलाके की हाई अथॉरिटी वाले शख्स से रब्ता हो, अपने इलाके के डीएसपी से हो, एमएनए से हो, एमपीए से हो, तो जो दूसरे लोग हैं उनकी नज़र में उस एमएनए, उस डीएसपी या उस कोई भी अथॉरिटी वाला शख्स है उसकी अहमियत तो है, लेकिन उसकी नज़र में आपकी अहमियत भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपका उसके साथ ताल्लुक है। तो जो लो डीआर वाले, लो ट्रैफिक वाली गेस्ट पोस्ट थी, जो साइट थी, वेबसाइट थी, उसको पहला फ़ायदा ये मिला कि इस गेस्ट पोस्ट करवाने से गूगल ने उसको अच्छी रैंकिंग दी। जब गूगल अच्छी रैंकिंग देगा, इसको स्क्रॉल करेगा तो साथ हमारी वेबसाइट भी स्क्रॉल होगी। फिर इसके बाद और फ़ायदा क्या मिलेगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये जो प्रो पाकिस्तान वेबसाइट है इसके ऊपर हमने अपना ये आर्टिकल पोस्ट कर दिया, इसके ऊपर मिलियन में ट्रैफिक आ रही है, लोग आके इस पोस्ट को पढ़ेंगे जो ब्लॉग आपने पोस्ट किया है और वहाँ पे आपके लिखे हुए आर्टिकल के अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक है। अगर वो इस हवाले से और कंटेंट पढ़ना चाहेंगे तो वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वही ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आकर आना भी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट आपको गेस्ट पोस्ट करवाने का ये मिलेगा कि बड़ी जो वेबसाइट थी उसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जी, फिर तीसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे, जो हमने अपनी वेबसाइट डेवलप की हुई है वहाँ पे हमने अपने सोशल अकाउंट, वो वहाँ पे उनके बारे में भी हमने डिटेल दी हुई है, तो उससे क्या होगा कि यही ट्रैफिक हमारे सोशल अकाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि सर उमैर ने ये चैनल बनाया जिसमें वो गेस्ट पोस्ट सिखा रहे हैं। अब यूट्यूब पे ऊपर उनका जो चैनल था उसके ऊपर इतनी वीडियो, इतनी ट्रैफिक नहीं थी, स्टार्ट में इतने फॉलोअर नहीं थे। उन्होंने जाकर क्या किया कि मुख्तलिफ बड़े चैनल थे जैसे आज़ाद चाय वाला, फिर इसके अलावा दूसरे चैनल थे,
वहाँ पे जाके अपने चैनल की एडवर्टाइजमेंट की कि मैंने ये स्किल सीखी है, इससे मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, ये मेरे चैनल का नेम है। तो क्या हुआ कि उस बड़े चैनल के ऊपर जो भी लोग उस चैनल को देखते थे, उन्होंने उनकी स्किल्स को देखा कि एक शख्स इतनी उसकी एज है और इतना कमा रहा है और इतनी अच्छी स्किल है इसकी, तो वो ट्रैफिक इसके ऊपर आना ट्रांसफ़र हो गई। यानी उनके चैनल पे आके लोग जो हैं वो कंसिस्ट होना शुरू हो गए, वहाँ पे उन्होंने आके स्टे करना शुरू कर दिया। तो जैसे यहाँ पे आते हैं तो उमैर भाई की वीडियो देखते हैं और उमैर भाई अपनी वीडियो के अंदर बताते हैं कि अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, तो नीचे लिंक मौजूद है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि उनकी फॉलोइंग बढ़ गई मुख्तलिफ सोशल अकाउंट के लिए। और तीसरे नंबर पे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी ब्रांडिंग होगी। आपने अपने ब्रांड का कोई नेम रखा हुआ है तो वो भी ब्रांड होगा। ठीक है, तो ये 4 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, आप गूगल की नज़रों में आएँगे, गूगल आपको अच्छी अथॉरिटी देगा। दूसरे नंबर पे आपको गेस्ट पोस्टिंग करवाने से ट्रैफ़िक मिलेगी। तीसरे नंबर पे वही ट्रैफ़िक आपके सोशल अकाउंट पे ट्रांसफ़र होगी। चौथे नंबर पे आपकी ब्रांडिंग भी होगी। तो ये 4 फ़ायदे होंगे। जी, अब ये तो फ़ायदे हो रहे हैं हमें, यानी वो साइट जिसके ऊपर ट्रैफ़िक कम है, ये उसको फ़ायदे मिल रहे थे। अब हम ये सोचेंगे कि ये बड़ी साइट है, इसको क्या फ़ायदा है? इसको फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर अच्छा कंटेंट पब्लिश होगा। ये वाली जो साइट है, इसने जो भी अच्छा कंटेंट लिखा, अच्छे से एसईओ की और फ्रेश कंटेंट लिखा, इसको नया कंटेंट मिलेगा अपनी वेबसाइट पे। तो जैसे-जैसे नया कंटेंट यहाँ पे पब्लिश होगा, तो लोग इसके ऊपर ज़्यादा आएँगे, ट्रैफ़िक बढ़ेगी। एक तो फ़ायदा इस वेबसाइट को, हाई अथॉरिटी वाले को ये मिल रहा है कि इसको फ्रेश कंटेंट मिल रहा है और उसकी वजह से ट्रैफ़िक बढ़ रही है और ये ग्रो ज़्यादा करेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये इस साइट से चार्ज भी करेंगे। इनसे कहेंगे कि हम आपकी गेस्ट पोस्ट करवाने के लिए आपसे $20 चार्ज करेंगे, $30 चार्ज करेंगे, तो यहाँ से इसकी अर्निंग भी स्टार्ट है, अर्निंग भी कर रहे हैं, यानी इनसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। इनको 2 फ़ायदे मिलेंगे, एक तो फ्रेश कंटेंट मिल रहा है, सेकंड पे ये इनसे डॉलर में अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरीके से बड़ी साइट को इससे ये फ़ायदा मिलेगा। जी, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें हमने पहला काम क्या करना है, मुख्तलिफ साइटें सर्च करनी है। हम क्या करेंगे, कुकिंग के रिलेटेड मुख्तलिफ वेबसाइटें सर्च करेंगे, फिर एजुकेशन के रिलेटेड वेबसाइटें सर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सर्च करेंगे, पेट्स के रिलेटेड मुख्तलिफ वेबसाइट सर्च करेंगे और उनकी एक अच्छी लिस्ट बनाएंगे। ये सर्च करने के बाद हम उनके एडमिन से रब्ता करेंगे, उनके साथ पहला हमारा स्टेप होगा, उनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि हम आपकी इस वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पोस्ट करवाना चाह रहे हैं। हम वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करवाएंगे, यानी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे प्राइसिंग पूछेंगे कि आप ये गेस्ट पोस्ट करवाने के लिए जब करेंगे हमारी गेस्ट पोस्ट अलाउ अपने ब्लॉग के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हमसे कितना चार्ज करेंगे, ये हम उनके साथ डीलिंग करेंगे। और फिर इसके बाद हम उनसे गाइडलाइंस लेंगे कि जो हम आपको अपना कंटेंट सेंड करें अपनी वेबसाइट का, जो हम वहाँ पे पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, उस कितने वर्ड पे मुश्तमिल हो, उसमें लिखे हुए आर्टिकल में फ़ॉन्ट साइज़ कैसा हो और जो पिक्चर वहाँ पे आपको सेंड करें उस आर्टिकल में वो कितनी हो, उनका साइज़ कितना होना चाहिए और इसके अलावा आप इसके लिए हमसे कितना चार्ज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो $15 चार्ज करेंगे और फिर पूछेंगे कि आप ये पोस्ट जो है वो कितने वक्त के बाद, कितने टाइम में पोस्ट कर देंगे, हमें लिंक जो है वो लाइव कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे
जैसा कि प्रीवियस वीडियो के पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने इनके साथ सारी डीलिंग कर ली। अब देखें कि ये प्रोसेस हमें कैसे पता चला। हमें ये प्रोसेस पता चल गया कि एक वेबसाइट को ट्रैफिक की ज़रूरत है और दूसरे के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। अब ये सारा प्रोसेस हमने देखा। एज ए फ्रीलांसर जब हम ये प्रोसेस देखेंगे, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ट्रैफिक कम है, दूसरे के ऊपर ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक आए, तो एज ए फ्रीलांसर हमारे लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जॉब करने का मौका क्रिएट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट से डीलिंग करेंगे और इनसे कहेंगे कि हम आपका जो आर्टिकल है वो पोस्ट करवा के देंगे। और यहाँ पे दूसरी साइड है जिसकी ट्रैफिक ज़्यादा है, उनके साथ भी हम डीलिंग करेंगे और उनसे कहेंगे कि हम आपकी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट करवाना चाह रहे हैं। आप क्या करेंगे, एज ए फ्रीलांसर इनसे वो आर्टिकल लेंगे, इस वेबसाइट को भेज देंगे और इनको आप कहेंगे कि हम आपको इस गेस्ट पोस्ट करके देने के $50 चार्ज करेंगे। यानी आपका ब्लॉग पोस्ट करेंगे और $50 आपसे लेंगे इस गेस्ट पोस्ट करवाने के। और इस वेबसाइट के साथ हमने रब्ता किया, जो कि बारगेनिंग का प्रोसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। तो इनसे हम डीलिंग कर लेंगे $15 में, और उस 15 ये जब हमें लिंक लगा देंगे, इसको ब्लॉग को पोस्ट कर देंगे, हम क्या करेंगे, इनको वो लिंक दिखा देंगे कि आपकी जो पोस्ट है, जो आर्टिकल है, वहाँ पे हमने लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। और फिर ये हमें $50 पे करेंगे क्योंकि हमने इनकी पोस्ट वहाँ पे पब्लिश करवाई। हम उस $50 में से $15 इस बड़ी साइट को देंगे क्योंकि इनके साथ हमारी डीलिंग हुई थी, और बाकी $35 वो हमें एज ए फ्रीलांसर वहाँ पे प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूवर्स क्वेश्चन करते हैं कि बाज़ औक़ात हम किसी एडमन से रब्ता करते हैं या फिर फेसबुक पे कुछ रीसेलर आए हुए होते हैं, वो कहते हैं कि हम आपकी पोस्ट वो करवा देंगे, आपका लिखा हुआ आर्टिकल पोस्ट करवाएंगे, लेकिन कहेंगे कि हम आपसे एडवांस में चार्ज करेंगे। एज ए फ्रीलांसर आपने जब ये काम स्टार्ट करना है, आपने किसी को कोई पैसा पे नहीं करना, आपने इससे आर्टिकल इनसे पहले डीलिंग कर लेनी है और कहेंगे कि हम $15 में आपके पास गेस्ट पोस्ट करवाया करेंगे, कोई पैसा इसको नहीं देना। फिर इनसे आर्टिकल पकड़ेंगे, इनको देंगे, ये वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट कर देंगे। जब ये लिंक दिखा देंगे हमें कि ये हमने लिंक लगा दिया है, ब्लॉग पोस्ट कर दिया है, तो हम इसको लाइव लिंक दिखाएंगे कि आपका ब्लॉग पोस्ट वहाँ पे राइट हो चुका है, वहाँ पे पोस्ट हो चुका है। और फिर ये हमें पेमेंट देंगे, उस पेमेंट में से हम कुछ खुद रखेंगे और जो इनके साथ डीलिंग है वो इसको पे कर देंगे। तो ये आपने कोशिश करनी है कि इस तरीके को फॉलो करना है। बाद लोग स्पैम करते हैं, तो इस तरीके से आपने स्पैम से बचना है। कुछ प्रीमियम साइट होती हैं जो कि एडवांस में चार्ज भी करते हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो वो क्यों चार्ज करती हैं और वहाँ पे हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और टूल के बारे में भी हमने डिस्कस करना है कि जब हमने एज ए बिगिनर स्टार्ट करना है, शुरू में हमने टूल बाय नहीं करने, हम कोशिश करेंगे कि पहले फ्री टूल को यूज़ करते हुए इस काम को करें, पहले अच्छे से समझें, और जब हमें इसकी काम की समझ आ जाए और हमें कुछ अर्निंग का एक रास्ता नज़र आ रहा हो कि इससे हम अर्निंग कर सकते हैं और कुछ अर्निंग स्टार्ट भी हो जाए, तो फिर आप टूल बाय करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे प्रीवियस डिस्कस किया था, मुख्तलिफ वेबसाइट ढूंढेंगे हर कैटेगरी के रिलेटेड, फूड के रिलेटेड, एजुकेशन के, पेट्स के, टेक्नोलॉजी के। तो ये वेबसाइट ढूंढेंगे और फिर इनके साथ डीलिंग करेंगे। जब डीलिंग हो जाएगी, हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारी वेबसाइटें जो वो जमा कर लें। हमारे अक्सर दोस्त इसी वजह से नाकाम हो रहे हैं, वहाँ पे किसी ने क्या पोस्ट की होती है कि ये समझ नहीं आ रही है,
हम प्रॉपर तरीके से काम को समझते नहीं हैं, ना ही हम अच्छे से वीडियो को वॉच करते हैं। जब सीखे बगैर आप मार्केट में उतरेंगे तो फिर आपके लिए नुकसान होगा। मैनी पीपल सेज दैट टाइम इज़ मनी, बट आई से दैट time is more important than money, because money can be retained but time cannot be retained। आपके लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप काम के लिए बैठे, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, या फिर आपने उस काम को अच्छे से नहीं सीखा, किसी चीज़ में उलझ गए, उसमें काफ़ी सारा आपका टाइम वेस्ट हो गया। आप एक प्रॉपर तरीके से एक टीचर के साथ चलें, उसको फॉलो करें और फिर उससे अच्छे से सीखने के बाद फिर आप मार्केट में उतरेंगे तो फिर आप अच्छे से काम कर सकेंगे। तो इसीलिए अपने टाइम को भी बचाएं। और मोस्टली लोग जब सीखे बगैर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं तो क्लाइंट नहीं मिलते, 2-3 मंथ भागने के बाद वो फिर इस काम को छोड़ने के लिए प्रेफर कर देते हैं कि हम काम छोड़ देते हैं, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं आएगा। तो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमने मुख्तलिफ वेबसाइट के साथ जो कि बड़ी अथॉरिटी वाली थी, जिनका डीआर अच्छा था और जिनके ऊपर काफ़ी सारी ट्रैफिक थी, उनके साथ हमने डीलिंग की। फिर हम चले जाएंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि फेसबुक है, फाइवर है, गूगल है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, पीपल पर आर है, फ्रीलांसर है। यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने इन प्लेटफॉर्म का नाम पहली बार सुना होगा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हम इन प्लेटफॉर्म पे सभी पे इंशाल्लाह काम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। जैसे कि उमर भाई कहते हैं कि एज ए बिगिनर आपको सबसे पहले फेसबुक पे जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए और वहाँ पे जाके आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि लोग स्पैम किस तरह करते हैं, क्या चीज़ मांग रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और एज ए फ्रीलांसर जो वहाँ पे लोग बैठे हैं वो कैसे उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कर रहे हैं। तो सभी चीज़ों को पहले आपने समझना है, फिर ही आप किसी मार्केट प्लेस में उतरेंगे तो फिर ही उस काम को आप प्रॉपर वे से कर सकेंगे। अब आते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग जो हमने कंप्लीट करनी होती है, एक इसका स्केच क्या होता है कि हमें क्या क्या चीज़ इसमें फॉलो करनी होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हमें इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होती हैं। फिर बेसिक टर्म जो कि गेस्ट ब्लॉगिंग में यूज़ होती हैं, उनके बारे में हमें अच्छे से पता हो, जैसे एसईओ टूल्स के बारे में। फिर डू फॉलो लिंक क्या होते हैं, फिर इसके अलावा बैकलिंक क्या होते हैं, ये ब्लॉग पोस्ट क्यों करवाते हैं, इनको फ़ायदा क्या होता है, फिर हमने किन कैटेगरी के ऊपर काम करना है, किन के ऊपर नहीं करना, हमने कीवर्ड सर्च करनी है तो किस तरह करनी है। काफ़ी सारे हमारे मेंबर साथ अटैच हैं जो कि काफ़ी सीनियर हैं, 6 मंथ 7 मंथ इतना भी अरसा उस फील्ड में लगा चुके हैं। जो मैंने यहाँ पे बात की वो इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो बिगनर हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं होगा, तो उनके हवाले से भी इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तीसरे नंबर पे कि हमने वेंडर वेबसाइट जो है वो कैसे सर्च करनी है। चौथे नंबर पे जो एसईओ टूल हैं उनको हमने कैसे यूज़ करना है। पाँचवें नंबर पे कि हमने क्लाइंट के साथ डीलिंग कैसे करनी है। और 6 नंबर पे आता है कि हमने क्लाइंट जो है वो कैसे ढूंढने हैं, उनके साथ कैसे काम करना है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है गेस्ट पोस्टिंग की, ये इंशाल्लाह आपके साथ सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसका पहला पॉइंट जिसको रिक्वायरमेंट का नाम देते हैं, इनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट हमें इस काम को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले नंबर पे है लैपटॉप। आपके पास इस काम को प्रॉपर वे से स्टार्ट करने के लिए अपना लैपटॉप होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हम मुख्तलिफ वेबसाइटें सर्च करते हैं, मुख्तलिफ एसईओ टूल को यूज़ करते हैं जिनको हम प्रॉपर वे से मोबाइल पे यूज़ नहीं कर सकते, और उन वेबसाइटों को तरतीब देते हैं। उनमें जो वेबसाइटें अच्छी नहीं होती उनको हम निकालते हैं। तो मेनली ये कि एसईओ टूल को यूज़ करना होता है, फिर इसके अलावा वेबसाइटें सर्च करनी होती हैं, और भी इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सर्च करनी होती हैं, जो कि लैपटॉप के बगैर हम मोबाइल पे नहीं कर सकते। तो पहली रिक्वायरमेंट आपके पास लैपटॉप
जी, लैपटॉप के बाद दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हो। हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए इस काम को स्टार्ट करने के लिए, प्रॉपर वे से करने के लिए। और इसके साथ कंप्यूटर लिटरेसी, आप कंप्यूटर को चलाना भी जानते हो, लैपटॉप को ऑपरेट करना भी आपको आता हो। जब इंटरनेट कनेक्शन भी होगा और आप कंप्यूटर के बारे में भी जानते होंगे तो फिर आप इसको प्रॉपर वे से कर सकेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर प्रॉपर वे से मतलब ये नहीं कि आप फुली तौर पे इसमें कमांड रखते हो, आपको गूगल के ऊपर सर्चेस करना आती हों, इंटरनेट कनेक्ट करना आता हो लैपटॉप के साथ, फिर अपने मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करना आता हो। फिर इसके अलावा आपको वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, चूँकि हमने शीट बनानी होती है, तो ये चीज़ें भी आपको डिटेल में ना सही लेकिन इनकी हाव-नो ज़रूर होनी चाहिए। कुछ हद तक आपको होगी, बाकी इस कोर्स में आप इंशाल्लाह साथ चलेंगे तो फिर आप प्रॉपर वे से ये सीखते जाएंगे। तो दूसरी रिक्वायरमेंट आपको इस काम के स्टार्ट करने के लिए ये है। तीसरे नंबर पे है कि कम्युनिकेशन स्किल। आपको कम्युनिकेशन स्किल आती हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी हो कि आपने कैसे क्लाइंट के साथ बात करनी है। चूँकि यहाँ पे हमारे मोस्टली क्लाइंट गोरे होंगे, अंग्रेज़ होंगे, तो उनके साथ हमने इंग्लिश में बात करनी होगी, तो इसके लिए आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। तो इसके साथ मैं आपको एक यहाँ पे और बात बता दूँ कि इस ग्रुप में आप जो भी क्वेश्चन करें, वॉइस करें तो वो उर्दू में कर दें, लेकिन अगर आप वहाँ पे आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हमारे इस लेक्चर के रेलेवेंट होगा, तो आप उसको इंग्लिश में यानी ओरिजिनल इंग्लिश में टाइप करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप दूसरी इंग्लिश जो कि हम उर्दू में लिखा होता है मैसेज, उसमें भी कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस कोर्स के साथ साथ बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर आप जो भी अपना मैसेज टाइप करें उसको इंग्लिश में कर दें। हो सकता है कि मिस्टेक हों लेकिन इसमें इशू नहीं होगा, मुझे क्लियरली तौर पे समझ आ जाएगा कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब था और ये क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मंथ तक जब ये कोर्स चलेगा तो आपकी काफ़ी हद तक इसमें कमांड हो जाएगी, आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो जितनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी उतने तरीके से आप फिर क्लाइंट के साथ और एडमिन के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की बेस पे आप क्लाइंट के साथ मैक्सिमम जो है वो डीलिंग करेंगे, मैक्सिमम वो पे करे इस चीज़ के लिए डीलिंग करेंगे और एडमिन के साथ आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके उसको कम से कम रेट पे लाएंगे ताकि आपको प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ सके। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी आप इसमें कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोर्स मुकम्मल होने के बाद कुछ लेक्चर इस पे भी लगाएंगे कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बनाना है और 1 वीक या 5 दिन इसके ऊपर भी मेहनत करेंगे। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि साथ-साथ अभी से इस चीज़ पे फोकस करना है। चौथे नंबर पे आता है कि एसईओ टूल्स। आपके पास एसईओ टूल्स हों, फिर ही आप इस काम को प्रॉपर वे से कर सकेंगे। क्योंकि आपके पास अभी टूल्स नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्री टूल्स जो कि गूगल पे अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करेंगे और प्रॉपर वे से इस काम को करेंगे। और ये रिक्वायरमेंट हमारे पास अवेल है जब हमारे पास नेट कनेक्शन भी है और एक आप टीचर के साथ मुसलसल राब्ते के साथ साथ सीख रहे हैं। 5वें नंबर पे है कैनवा। ये आपको कैनवा जो है वो ऑपरेट करना आता हो, आपको कैनवा चलाना आता हो, आप कैनवा पे थंबनेल डिज़ाइन कर सकें। तो यहाँ पे मैं एक फाइवर पे चला जाता हूँ और ये यहाँ पे आपको जो पिक्चर नज़र आ रही हैं ये यहाँ पे, तो ये सारे थंबनेल हैं। तो ये भी हमें डिज़ाइन करना आते हों, चूँकि हमने फाइवर पे इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो अगर हमें वहाँ पे थंबनेल अच्छे से क्रिएट करना आते होंगे, अच्छा सा थंबनेल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आएंगे। लेकिन इसमें मोस्टली को नहीं आता होगा, तो इस कोर्स में इंशाल्लाह हम इस पे भी लेक्चर 1-2 लगाएंगे और इसको भी अच्छे से सीखेंगे ताकि आप अपनी
गिग के लिए जो कि आपने फाइवर पे बनानी होगी या कैटलॉग दूसरे प्लेटफॉर्म पे बनानी होगी, तो उसके लिए अच्छे से आप एक थंबनेल क्रिएट कर सकें। छठे नंबर पे है कि आपके पास पेमेंट मेथड हो, क्योंकि आपने यहाँ पे एडमन से डीलिंग करनी है, उसको पे करना है और क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करनी है। तो आपको इस वाले से पेमेंट मेथड के बारे में पता हो, पेमेंट करने के जो तरीके हैं या फिर कैसे कर सकते हैं उनके बारे में हाव नो होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड यूज़ होते हैं पाकिस्तान में। चूँकि पायोनियर यूज़ होता है, एक इस तरीके से हम पेमेंट रिसीव और डिलीवर कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे पेपाल। चूँकि पाकिस्तान में इसकी सर्विसेज मौजूद नहीं, हमें अलाउ नहीं है कि हम पेपाल यूज़ करें, लेकिन कुछ लोग हैं वो इसकी सर्विसेज पाकिस्तान में रहते हुए दे रहे हैं, तो इसका भी इशू नहीं होगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी। अब चूँकि हमने कुछ डिस्कस किया गेस्ट पोस्टिंग के बारे में, फिर इसमें कैसे कैसे डीलिंग होती है, अब हम चलते हैं फाइवर के प्लेटफॉर्म पे कि आपको पता चले कि लोग यहाँ पे जाकर कैसे सर्विसेज दे रहे हैं। तो फाइवर पे जाके मैं गेस्ट पोस्टिंग लिखूँगा। यहाँ पे मैंने गेस्ट पोस्टिंग राइट किया, तो ये आपके पास मुख्तलिफ लोग सर्विसेज दे रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। हम यहाँ पे इस गिग को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये कितना चार्ज कर रहे हैं और क्या इनकी सूरत हाल है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हम गेस्ट पोस्ट करवाएंगे टैग के बारे में, और इतने ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं और 4 ऑर्डर इनके क्यू में पड़े हैं, यानी कि अभी लगे हुए हैं ऑर्डर। और यहाँ पे इनकी प्राइसिंग लिखी हुई है कि एक आर्टिकल पोस्ट करेंगे और एक डू फॉलो लिंक लगाएंगे, और ये इसके लिए आपसे 6000 चार्ज करेंगे। और हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि इसने ये काम कब से स्टार्ट किया हुआ है, और ये इसने 2019 में काम स्टार्ट किया है और 355 ऑर्डर ये डिलीवर कर चुके हैं। और इसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना इस टाइम अर्न कर रहे हैं। जी, तो प्रीवियस हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक पर्सन है और इसने ये काम पाकिस्तान से है। अक्टूबर 2019 में ये काम स्टार्ट किया और 1 घंटा पहले इसने डिलीवरी की है अपने काम की, जो भी ऑर्डर था वो डिलीवर किया है। और ये 355 355 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। और इसका जो बेसिक यहाँ पे जो डीलिंग करता है, जो कि छोटा पैकेज है, उसमें ये एक आर्टिकल वो लगा के देता है, डू फॉलो लिंक देता है, और इसके लिए कितना चार्ज कर रहा है 6855। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने पैसे कमा रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखा कि 86855 और इसको मल्टीप्लाई किया इसके ऑर्डर के साथ, तो ये हमारे पास अमाउंट आती है। ये आप इसको देख सकते हैं कि ये कितनी अमाउंट बनती है, और सिर्फ इतने से अरसे में इसने इतनी अमाउंट अर्न की। और अगर यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड ऑर्डर देखें और फिर प्रीमियम देखें, तो देखिए ये 45,000 तक चार्ज कर रहा है, और 8 आर्टिकल पोस्ट करवाएंगे और 8 डू फॉलो लिंक देंगे। और स्टैंडर्ड पे देखें तो यहाँ पे 22,000 से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, 4 यहाँ पे डू फॉलो लिंक देंगे और 4 ये आर्टिकल पोस्ट करवाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह कमा रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर वे से पहले सीखना होगा कि आप इसको पहले प्रॉपर वे से सीखें। तो आज के इस लेक्चर के बाद कुछ आपके लिए नसीहतें कि आपने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो इस कोर्स में आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, अर्निंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इंसान का जो रवैया है ये 2 तरह का होता है, एक लर्निंग एटीट्यूड और एक अर्निंग एटीट्यूड। जो लर्निंग एटीट्यूड है ये आपको कामयाबी की उस सतह पे ले जाता है, उस लेवल पे लेके जाता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। लोग उस मुकाम तक पहुंचने का सोच रहे होंगे और आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जब आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होगा।
हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो रवैया है वो लर्निंग एटीट्यूड है या फिर अर्निंग है? लर्निंग एटीट्यूड ये होगा कि वो शख्स हर वक्त कुछ अच्छा, कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा और हर आने वाली मुश्किलात उसमें वो लर्न ही करेगा और हर नया काम करने जो भी करेगा वो उसमें वो लर्निंग करेगा, कुछ नया तलाश करने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं लर्निंग एटीट्यूड। और हम एज ए स्टूडेंट हमें अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो हर वक्त स्टूडेंट बने रहें, अपने अंदर नया सीखने की एक तलब रखें, हर वक्त कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहें। तो ये होता है लर्निंग एटीट्यूड कि जो लर्निंग एटीट्यूड वाला शख्स है वो हमेशा अपनी मुश्किल का हल चाहेगा, उसका हल तलाश प्रॉपर वे से करेगा। इसकी मैं बाद में एग्जांपल भी दूंगा, वो भी आप रिलेट करेंगे। और जो अर्निंग एटीट्यूड को फॉलो करता है, जिसका रवैया अर्निंग एटीट्यूड होता है, तो वो बंदा ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। हो सकता है कि वक्ती तौर पर उसे कामयाबी मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म वो कामयाब नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। अब इसकी निशानी क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है, हम कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ का जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो अर्निंग है? अब अर्निंग से मुराद यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अर्निंग से मुराद अपनी बात, यानी किसी जगह पे आप कोई बात करते हैं और वो गलत होती है, लेकिन फिर भी आप इस बात पे डटे हुए हैं कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है और सामने वाले का गलत है। अपनी गलत बात के ऊपर भी आप वहाँ पे अपने मुख्तलिफ राय देंगे और ऐसे वहाँ पे राय देंगे या फिर ऐसे दलाइल देंगे कि अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, हालांकि आप गलत हैं। यानी अंदर की आपकी ईगो, आपकी आपका इंसल्ट महसूस करना, ये चीज़ें जो है ये अर्निंग एटीट्यूड है। अर्निंग से मुराद सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, इससे मुराद इज़्ज़त भी हो सकती है कि आप हर वक्त ये चाहते हैं कि फ़लाँ जगह पे मैं गया तो मेरी इज़्ज़त हो, फ़लाँ जगह पे गया तो मुझे इज़्ज़त दी जानी चाहिए थी, चाहे आप उसके काबिल भी ना हों। तो ऐसा शख्स जो होता है, जो कि हर वक्त अपने लिए इज़्ज़त ढूँढता है या किसी भी काम में वो ये तलाश करता है कि मुझे इससे ये मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पैसे ज़रूर अर्न हों, फ़ायदा मिले। तो ये भी लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, अर्निंग एटीट्यूड है। और तीसरे नंबर पे अपनी ईगो, यानी ये जो काम है ये मैं करूँगा, ये तो फ़लाँ जो छोटे लेवल का शख्स है उसको करना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको एक लो लेवल पे ले जाती है। कासिम अली शाह अपनी अक्सर वीडियोज़ में कहते हैं कि जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने अपने पोस्टर, मैंने ट्यूशन स्टार्ट की तो मैं खुद लगाता था और खंबे पे खुद चढ़ता था और वो अपने एडवर्टाइजमेंट करता था। और पहली जो मैंने ट्यूशन पढ़ाई उसमें सिर्फ उन्हें 600 रुपये बचे, 600 उन्होंने अर्न किया। और अगर गुफरान भाई की बात करें, वो अपनी वीडियो में बताते हैं कि जब उन्होंने गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट की, उन्हें पहला ऑर्डर फेसबुक से मिलता है और सिर्फ 800 रुपये उन्होंने इसमें कमाए। यानी मेन चीज़ ये है कि आप एक काम को स्टार्ट करें, ये ना समझें कि इसमें मुझे कम फ़ायदा है या फिर इतने से इतना सा नफ़ा है, लेकिन जब आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको एक बड़ी कामयाबी मिलती है। अब इन लर्निंग एटीट्यूड और अर्निंग एटीट्यूड के ऊपर एक एग्जांपल कि एक शख्स है, वो अपने घर में आता है और आके देखता है कि उसकी जो बीवी है वो उसके साथ नाराज़ है, यानी उनकी मिसेस का उनके साथ अच्छा रवैया नहीं है। तो अगर उस शख्स का लर्निंग एटीट्यूड होगा तो वो वजूहात तलाश करने की कोशिश करेगा कि ऐसी कौन सी वजह है कि मैं जब भी घर में आता हूँ तो ये ठीक तरह से मेरे साथ बात नहीं करती और इसके बात करने का अंदाज़ ठीक नहीं होता। वो वजह तलाश करेगा और उस वजह को दूर करने की कोशिश करेगा कि जो इस गलत रवैये की वजह बन रही है। लेकिन अगर उसका अर्निंग एटीट्यूड होगा तो वो आकर उस पर रोब झाड़ना शुरू कर देगा कि मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए, खाना बनाया है उसमें नमक ज़्यादा है, या फ़लाँ काम किया है वो अच्छे से नहीं किया। तो ये है अर्निंग एटीट्यूड। दूसरी मिसाल कि एक शख्स है, उसका बेटा है, वो मैट्रिक के इम्तिहानात देता है, उसके नंबर अच्छे नहीं आते,
तो अगर उसके बाप का रवैया अर्निंग एटीट्यूड है तो वो उसके ऊपर रोब झाड़ेगा कि मुझे पहले ही पता था कि तू पढ़ता तो है नहीं, तूने फेल ही होना था। यानी इस तरह की बातें करेगा अगर उसका अर्निंग एटीट्यूड होगा। लेकिन लर्निंग होगा तो वो वजूहात तलाश करने की कोशिश करेगा कि मेरे बेटे के अगर मार्क्स कम आए हैं तो इसकी क्या वजूहात हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेगा। और जब वो चीज़ें दूर होंगी तो नेक्स्ट टाइम उसके नंबर भी अच्छे आएंगे और बाप के इस लर्निंग एटीट्यूड की वजह से बेटे के दिल में अपने बाप के लिए मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये कुछ हमारे रवैये होते हैं। तो इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपका रवैया लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। मैंने एक 25 से 30 साल शख्स जिनका डिजिटल मार्केटिंग में सेल्स में काफ़ी इंटरेस्ट भी था और वो काफ़ी हाई पोस्ट पे थे, उनसे पूछा कि हमारे जो रवैये दो तरह के होते हैं, तो जब हम कोई काम स्टार्ट करें तो इसकी क्या रेशो होनी चाहिए हमारे लर्निंग एटीट्यूड की और अर्निंग एटीट्यूड की। तो उन्होंने कहा कि जब आप कोई काम स्टार्ट करें, कारोबार स्टार्ट करें, तो शुरू में आपका लर्निंग एटीट्यूड 80% हो और अर्निंग एटीट्यूड सिर्फ 20% हो। फिर मैंने एक और ट्रेनर से पूछा, उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें कि हमेशा लर्निंग एटीट्यूड को फॉलो करें और इसी के ऊपर काम करते जाएं और अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में तरक्की की मनाजिल की तरफ पहुँचें, लर्न करते रहें। आपके इस लर्निंग एटीट्यूड की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी अर्निंग खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी और आप इसको फॉलो करते रहेंगे। तो ये लर्निंग, ये तो आप कर रहे हैं, आपको आउटपुट अर्निंग वो खुद ब खुद आती रहेगी। यानी कोशिश करें कि आप अपने रवैयों को 100% अगर लर्निंग एटीट्यूड बना लेते हैं तो अर्निंग खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। तो इस कोर्स में 1 मंथ तक कोशिश करें कि लर्निंग एटीट्यूड रखें, डेली बेसिस पे जो काम है वो करें, उससे कुछ सीखें, अर्निंग की तरफ अभी तक ना जाएं जो कि बिगनर हैं और इस काम को भी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो मोस्टली इसी पे कोशिश करें कि वो भी इस कोर्स को अच्छे से सीखें, लर्न करें और 1 मंथ के बाद फिर फील्ड में उतरें।